नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। इस कड़ी में बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। बता दें कि कर्नाटक में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस बीच कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोमई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी का डिवीजन डॉक्यूमेंट प्रजाध्वनि जारी किया है। जहां बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। जहां बीजेपी इसे विजन डॉक्यूमेंट कह रही है, जिसकी थीम है प्रजाध्वनि, यानी कि जनता की आवाज। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड लागू करने का भी वादा किया है और इसके साथ ही बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देने का भी वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक में 16 बड़े वादे किए हैं और इनमें हर नगर निगम में और हर वार्ड में अटल आहार केंद्र बनाने का वादा भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो बीजेपी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का भी की घोषणा की है। बता दें कि इस घोषणा पत्र में उन्होंने 10 लाख बेघर लोगों को पक्के मकान बनवाने का भी वादा किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शहरी गरीब लोगों के 5 लाख घर देने का वादा भी किया है, जिसमें महिला एससी एसटी घरों के लिए 5 साल का 10,000 रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट भी अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने दिया है। और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विश्व स्तरीय मानदंडों के मुताबिक अपग्रेड सरकारी स्कूल बनाने का भी वादा किया है। बता दें कि इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से सीनियर सिटीजन को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप की भी घोषणा की गई है। और इस दौरान घोषणा पत्र में कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट के साथ साथ गंगापुरा सर्किट के विकास के लिए भी 1500 करोड़ रुपए के घोषणा की गई है। जहां मुफ्त भोजन के लिए भी अटल आहार केंद्र की खोलने की घोषणा कर्नाटक में की गई है। और बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में वोकालिंग और लिंगायत के लिए आरक्षण 2% और बढ़ाने की भी घोषणा की गई है, जिसमें घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि बीजेपी 30 लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास भी देगी। जहां बीजेपी की तरफ से आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए बेटा कुर्बा, सिद्धि, तलवारा और परिवारा समुदाय के लिए भी वादा किया गया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बाकी जिहादी संगठनों पर बैन लगाने की भी घोषणा की है। बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार कर्नाटक में आई तो वो सबसे पहले एनआरसी लागू करेंगे और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट करेंगे। जिसमें अपने घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से देव यात्रा तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ जाने के लिए गरीब परिवारों को 25,000 रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया गया है। जहां बीजेपी के घोषणा पत्र में मंदिरों के प्रशासन के लिए भी पूर्ण सहायता के देने के लिए एक समिति बनाने की भी घोषणा इस पत्र में की गई है। तो वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लिए स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का भी वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। बता दें कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इसमें बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के लिए कई वादे किए गए हैं और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लेकर होने की बात कही है। इसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी की तरफ से जो भी घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं बीजेपी की सरकार उनको पूरा करेगी। He came to the power and later on the baton was handed over to Mr. Bomai. 15,000 crores have been spent for 54 lakh farmers, where 6,000 is being given in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, and 4,000 is given as a top-up by Bomai government, by Yediयुरप्पा government, and 10,000 rupees is given to 54 lakh farmers of Karnataka. This is a classic example of double engine government. That now तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की तरफ से बैन किए गए ऐप की। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पाकिस्तान के 14 मैसेंजर ऐप बैन कर दिए गए हैं।
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से संचालित 14 मैसेंजर ऐप को बैन कर दिया है। बता दें कि इनमें वी चैट भी शामिल है। दरअसल केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया है और इस दौरान भारत सरकार ने बताया कि इन ऐप में देश की सुरक्षा को खतरा है, जिसके बाद इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से चलने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें बैन किया था। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी इन ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क साधते थे। इसको लेकर ही केंद्र सरकार की तरफ से इन ऐप को लेकर ये कड़ी कार्रवाई की गई है और जिन 14 पाकिस्तानी मैसेंजर ऐप को केंद्र सरकार ने बैन किया है उनमें वी चैट, कोप्रोवाइजर, इग्निना, सेफ्टी, विक्रमी, मीडिया फायर, ब्रायर जैसे ऐप शामिल हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां से एक बार फिर कार से घसीटते हुए युवक का वीडियो सामने आया है। बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से कार से एक युवक को 3 किलोमीटर तक घसीटने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि 30 अप्रैल की रात को मामूली बात पर एक कार चालक आश्रम चौक पर इतना आग बबूला हो गया कि वो पीड़ित युवक को 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा, जबकि बोनट पर खतरे के बीच लटकता व्यक्ति बार बार गाड़ी रोकने को लेकर चिल्लाता रहा, लेकिन कार चालक ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद कार चालक ने बोनट पर बैठे युवक पर ड्रैग करते हुए दिल्ली पुलिस ने इस दौरान युवक को रोका और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कार चालक युवक पर कार्रवाई भी की है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कार रोकने से पहले ही दिल्ली में आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह तक कार चली, जिसमें युवक वाहन के बोनेट पर चिपका था। बता दें कि यह घटना बीती रात लगभग 11 बजे हुई, जहां कार में एक व्यक्ति को घसीटने का मामला कैमरे में कैद हो गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की, जिनका 9वें दिन भी धरना जारी रहा है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी है, जहां दोनों पक्ष की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और रोजाना इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां पहलवानों को संयुक्त किसान मोर्चा का भी अब समर्थन मिला है। 2 मई को धरना स्थल पर मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत जाने का उन्होंने ऐलान किया है और पहलवानों से उन्होंने मुलाकात करने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी सोमवार को धरने पर पहुंचे, जहां सोमवार को जंतर मंतर पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जानना है कि क्या सही और क्या नहीं करना, ये सबसे बड़ी कायरता है। इस बीच आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। वहीं ब्रजभूषण ने धरने को साजिश बताते हुए कहा कि इसके पीछे करीबन 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ एक बड़ा उद्योगपति भी इस साजिश में शामिल है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर की, जिसके दामों में गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में मोर्चे पर बड़ी राहत दी है, जहां कंपनियों ने 1 मई से कमर्शियल रसोई सिलेंडर की कीमतों में 171.50 पैसे की कटौती की है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1856.50 पैसे हो गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और इससे पहले 1 अप्रैल को भी कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में 91 रुपये की कटौती की गई थी। बता दें कि बीते 2 महीनों में कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के 263 रुपये घटा दिए गए हैं। पेट्रोलियम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस साल 1 मार्च को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 350.50 रुपये प्रति यूनिट और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपये यूनिट की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है, जिसमें कमर्शियल रसोई सिलेंडर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और यह गिरावट 171 रुपये 50 पैसे की है।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ दी है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार साय ने सत्ता वापसी की कोशिशों में जुटी बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि नंद कुमार साय ने 4 दशक से अधिक समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे, जहां नंद कुमार साय को खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जुड़ा हाथ से हाथ और मिला आपका साथ। बता दें कि इससे पहले नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने ही उन्हें झूठे आरोप लगाए थे और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। उन्होंने खुद के खिलाफ साजिश रचने और अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाया। तो वहीं अपने इस्तीफे में साय ने कहा कि मैं बीजेपी की प्राथमिकता सदस्य से अभी सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी हैं मैंने उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाया। इसी के लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आप मुझे नंद कुमार साय के नाम से तो जानते हैं, लेकिन मैं इस समय डॉक्टर नंद कुमार साय आप प्रश्न कर सकते हैं कि डॉक्टरी आपको बताऊं। मुझे 2 बड़े विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मरकड़ी, इन दोनों विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये बहुत बड़ी उपाधि होती है। मैं 3 साल जो बात कर लेते हैं मौसम की, जहां 11 राज्यों में आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी हिमाचली क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 3 मई तक मौसम ऐसा ही रहेगा, जिसके बाद 4 मई को मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई गई है, जहां 24 घंटे में ठिठुरन भी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में रविवार को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक चला गया, जिसके बाद 9 शहरों का तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। बता दें कि दिल्ली में, पंजाब, बिहार और यूपी में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक एक गिरावट देखी गई। इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें तो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण 4 धाम यात्रा को श्रीनगर में रोक दिया गया, जिसके बाद रविवार को मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 4 दिनों तक राज्यों में खराब मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और इन 4 दिनों में ओलावृष्टि, तेज रफ्तार से आंधी तूफान और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई, जिसके चलते 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 3 मई तक बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम में पिछले 13 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जहां केदारनाथ धाम में हिमपात का सिलसिला 18 अप्रैल से शुरू हुआ है और जिसके बाद रविवार को ही बारिश के साथ साथ 11 राज्यों में आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। यूपी से आया हूँ, गोरखपुर से, योगी बाबा आदित्यनाथ के वहाँ से अपना आश्रम में आया हूँ इधर। बढ़िया बात है, आप लोग हम लोगों का व्यवस्था कर रहे हो तो बैठा रहे हो। ये भी दान पुण्य धर्म नगरी का काम है। आप लोग धर्म नगरी में रहते हो, अच्छा करते हो, साधु संतों का। बाबा जी लोगों में सर के माध्यम से लेके जा रहा हूँ ये जा रहे हैं 4 धाम यात्रा पे, पैदल यात्रा करते हैं लोग। थोड़ा मदद हो जाएगी इनकी अगर हम इनको गाड़ी में ले जाएं। सर के माध्यम से मैं इनको लेके जा, ये लोग तो भेज रहे हैं सफर, अगर मैं इनको लेके जाऊँ तो इस बात का पुण्य मुझे भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इस समय 4 धाम यात्रा अपने चरम पे है और 4 धाम यात्रा से पूर्व हमारी एसएसपी मैम ने हमारे साथ एक बैठक के माध्यम से हमें अवगत कराया था और निर्देशित भी किया था कि हम लोगों को 4 धाम यात्रा के दौरान ऐसे सभी श्रद्धालुओं और यात्रीगणों को सुरक्षित और सुगमता के साथ यात्रा करवानी है। इसी के अनुसार हम लोग आजकल जो विशेषकर हमारे शिव भक्त साधु संत हैं उनको उनके कंसर्ट पर उनसे राय लेके और उनके आग्रह पे हम लोग उनको 4 धाम भेजने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है। यूपी से नोएडा में सोमवार को ही बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 4 मई तक बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश में जताई गई है, तो वहीं पश्चिमी यूपी, दिल्ली में भी ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को ही बारिश से नोएडा में मौसम सुहाना रहा, जिसके बाद रविवार को कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया था, जिसके बाद पारे में काफी गिरावट दर्ज की गई थी। मौसम विभाग की माने तो आने वाली 4 मई तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। जहां मौसम विभाग की तरफ से 4 मई तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके लिए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 3 मई तक तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर तक की बारिश के होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं पश्चिमी यूपी और दिल्ली में भी ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जहां रविवार को 4 मई तक उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की तेज बारिश होने की संभावना जताई गई, जिसके बाद 16 जिलों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं कोरोना मामलों की। बता दें कि देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,282 मामले सामने आए हैं। तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,282 केस मिले हैं, जहां देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार घट रही है और सोमवार को देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 47,246 पहुंच गई है। बता दें कि एक दिन पहले सक्रिय मरीजों की संख्या में 1,750 लोगों की गिरावट देखने को मिली थी, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस दौरान कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें केरल की तरफ से पिछले 24 घंटे में 6 मौतें सामने आई हैं। तो वहीं पूरे भारत में 24 घंटे में 4,282 कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।